नमस्कार। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस जबरदस्त सफर को देखने वाले हैं जो 1885 में एक छोटे से ख्याल से शुरू हुआ और 1947 में भारत की आज़ादी पर जाकर रुका। चलिए इस 62 साल के ऐतिहासिक यात्रा को करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कोई पॉलिटिकल आइडिया एक पूरी क्रांति में तब्दील कैसे हो जाता है। ये सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक सोच एक पूरे देश का जन आंदोलन बन गई। आइए देखते हैं कि यह बदलाव हुआ कैसे। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक विशाल नदी है। ये नदी वाली बात हमें इस कहानी के हर मोड़ को, हर उतार चढ़ाव को समझने में बहुत मदद करेगी। तो सवाल ये है कि इस नदी का उद्गम, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए सफर के पहले चरण पर चलते हैं, जब इस महान धारा की बस शुरुआत ही हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। तो कहानी शुरू होती है साल 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज से। यहीं पर A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी और इसके पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, शुरुआत में इसका मकसद बड़ा साफ था, भारत के पढ़े लिखे लोगों को अपनी बात रखने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म देना, बस। और देखिए तो जरा, कांग्रेस कितनी तेजी से फैली। सिर्फ 4 साल में ही इसके अधिवेशन बॉम्बे से निकलकर कलकत्ता, फिर मद्रास और इलाहाबाद तक पहुंच गए। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये आंदोलन सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि ये पूरे भारत का बन रहा था, जिसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग शामिल हो रहे थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर नदी का बहाव हमेशा शांत और सीधा नहीं रहता। अब कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है, जब आंदोलन की इस शांत धारा में जबरदस्त उथल-पुथल मचनी शुरू हो जाती है। साल 1905 ये एक ऐसा साल था जो सब कुछ बदलने वाला था। इसी साल वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने समझिए कि पूरे देश में एक आग सी लगा दी। कर्जन का प्लान था फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बंगाल के विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की एक लहर दौड़ गई। लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और आत्मनिर्भरता को अपनाया। यहां से आजादी का संघर्ष और भी ज्यादा तेज हो गया। इसी तनाव के बीच कांग्रेस के अंदर ही दो अलग अलग विचारधाराएं पैदा हो गईं। एक तरफ थे नरम दल, जिन्हें अंग्रेजों के न्याय सिस्टम पर भरोसा था और वो याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों के जरिए धीरे धीरे बदलाव चाहते थे। और दूसरी तरफ थे गरम दल, जिनका नेतृत्व कर रहे थे लाल बाल पाल। इनका साफ मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, बल्कि संघर्ष करने से मिलेगी। और विचारों का यही टकराव 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की वजह बना। अब हम उस दौर में आ रहे हैं जहां स्वतंत्रता की यह नदी एक छोटी धारा से निकलकर एक शक्तिशाली बाढ़ में बदल जाती है। और ये सब हुआ एक ऐसे व्यक्ति के आने से जिसने इस आंदोलन का चेहरा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके आते ही स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल गया। जो आंदोलन अब तक ज्यादातर शहरों के पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था, वो पहली बार एक सच्चा जन आंदोलन बना। अब इसमें किसान, मजदूर और गांव-गांव के आम लोग जुड़ गए थे। गांधी जी के आने के बाद तो जैसे घटनाओं का सैलाब सा आ गया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इसी गुस्से के जवाब में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और फिर 1930 में दांडी मार्च, जिसने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये दो आंदोलन गांधी जी की रणनीति के सबसे बड़े उदाहरण थे। असहयोग आंदोलन का मतलब था अंग्रेजी शासन के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर देना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था शांति से अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना। इन आंदोलनों ने लाखों करोड़ों भारतीयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया और ब्रिटिश राज को आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरीकों से बहुत कमजोर कर दिया। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर हैं। ये वो दौर है जब स्वतंत्रता की नदी अपनी पूरी ताकत से अपनी मंजिल यानी आज़ादी के महासागर की तरफ बढ़ रही थी। साल 1942 आते आते स्थिति बिल्कुल आर या पार की हो चुकी थी। तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बहुत ही शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। ये नारा इस अंतिम संघर्ष की अर्जेंसी को दिखाता था। अब मंजिल सिर्फ एक थी, पूर्ण स्वतंत्रता।
और आखिरकार दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? इसका मतलब क्या है? चलिए एक बार फिर से अपनी नदी वाली बात पर लौटते हैं और इस कहानी के मतलब को समझते हैं। तो देखिए, ये पूरी कहानी सच में एक नदी की तरह ही तो है। कांग्रेस की स्थापना उस नदी का उद्गम थी। गांधी जी के जन आंदोलनों ने सहायक नदियों की तरह इसमें मिलकर इसके बहाव को और तेज कर दिया और आखिर में ये आज़ादी के विशाल महासागर में जाकर मिल गई। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए, एकता, संघर्ष और लोकतंत्र की ये जो विरासत है, ये आज के भारत को कैसे आकार देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए।